साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न करेंगे और कक्षा 9 का संपूर्ण सिलेबस की जो वीडियोज़ है वो मैंने बना दी है। अगर वो सारी वीडियोज़ आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी ये जो प्रश्न है इनमें से कौन परिमेय होगी और कौन अपरिमेय होगी ये हमें बताना है। तो देखो, इसके लिए हमें अपरिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया से क्या संबंध होता है और उससे क्या रिजल्ट निकलता है वो ध्यान होना चाहिए। जैसे देखो, अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ मैं अपरिमेय संख्या जोड़ता हूं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। चाहे अपरिमेय इधर हो या परिमेय इधर हो, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे हर बार अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि परिमेय संख्या से मैं अपरिमेय संख्या को घटाता हूं तब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि मैं एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करता हूं तब भी मुझे एक अपरिमेय संख्या मिलती है। और जब मैं एक अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग देता हूं या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देता हूं तब भी मुझे एक अपरिमेय संख्या मिलती है। यानी अगर ये चार चीजें आपको याद हो गई है तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, परिमेय अपरिमेय संख्या रिजल्ट क्यों आता है, इसको भी समझो। जैसे पहले प्रश्न में देखो कितना है, दो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इनके बीच में किसका निशान है, माइनस का। ठीक है, अब देखो √5 का मान, √3 का मान, √2 का मान यहाँ पर मैंने लिखा है ना। √5 का मान क्या है, 2.236 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये मान लगातार चलता रहेगा। और ये कैसा मान है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती वाला मान है। यानी पॉइंट के बाद कोई भी आवृत्ति हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, संख्याओं की एक साथ आवृत्ति हमें दिखाई नहीं देगी। पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग नंबर आएगा और ये मान चलता रहेगा, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर √5 का मान लगाता हूँ तो देखो दो में से √5 का मान क्या है, 2.236 और ये मान लगातार चलता रहेगा। अब घटाओ तो देखो यहाँ 2 में से 2 तो चला जाएगा, है ना। अब क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस का नंबर आएगा, 2 में से 2 गया 0 और बचेगा क्या, 0.236 और ये मान लगातार चलता रहेगा। तो हमें उत्तर क्या मिला, हमें उत्तर एक अपरिमेय संख्या ही मिला है। ठीक है, इसलिए अगर ये चीज़ें आपको याद हो जाए तो इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो देखो जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 माइनस √5। तो ये एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और हम इसको घटा रहे हैं। तो बताओ हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर सीधा उत्तर लिख देते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर देखो इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या है देखो, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है 3 + √23 - √23। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पद नहीं है, यहाँ पर 3 पद दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्व होगा और मुझे इसको 2 पद में लाना पड़ेगा। तो ये 3 हो गया प्लस ये हो गया √23, कोष्टक मैंने हटा दिया, फिर माइनस √23। अब देखो एक तो प्लस का √23 और एक माइनस का √23। तो √23 में से √23 गया कितना हो जाएगा, 0। तो इनको मैं हटा देता हूँ, ये 0 हो गए। उत्तर क्या आया हमारा, उत्तर आया केवल 3। और 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये जो संख्या हमें दी है दूसरे प्रश्न में, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर दिया है 2 इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान है, 2 इंटू √7/7 इंटू √7। तो देखो ऊपर नीचे √7 सेम नंबर है तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा हमारे पास 2/7
और 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर देखो फोर्थ क्या है? 1/√2। ठीक है, तो 1 तो हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। और बट्टे का मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना। यानी हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे, तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार देखो लास्ट वाला, तो यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है? 2, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू पाई। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मैं क्या कर रहा हूँ? गुणा कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी यहाँ पर हमें इनको हल करना है। तो अगर मैं पहले प्रश्न को देखूँ तो यहाँ हमें एक व्यंजक दिया है और यहाँ दूसरा व्यंजक दिया है। इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पर इनका क्या करना है? गुणा करना है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणे का निशान है। ठीक है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न जो है इसमें सर्व समीकरणों का प्रयोग हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। जैसे a + b का वर्ग जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a⁴ प्लस 2 × a × b प्लस b⁴ 2। इसी प्रकार a - b का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a⁴ - 2 × a × b प्लस b⁴ 2। और यदि दो व्यंजक इस प्रकार है कि a + b × a - b, यानी कि एक बार a और b की जोड़ हो रही है और दूसरी बार a और b के घटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में इसकी जो फॉर्मूला आएगा, इसकी सर्वसमीका होगी, वो क्या होगी? a⁴ 2 - b⁴ 2। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों सर्वसमीकाएं याद है तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर देखो पहले प्रश्न में किसी प्रकार की सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इसका गुणा करना है। और गुणा कैसे करना है उसको ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ हमें प्रश्न क्या दिया है? 3 + √3 × 2 + √2, है ना। तो इस व्यंजक में 2 पद है और इस व्यंजक में भी कितने पद है? 2 पद है। 2 पद को 2 पद से हमें गुणा कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर ये जो 3 है इसका गुणा इस पूरे से होगा, फिर प्लस √3 का भी गुणा जो है इस पूरे से होगा। यानी हमें क्या करना है? देखो पहले इस 3 का गुणा, ठीक है, इस पूरे व्यंजक से कराना है। पूरा व्यंजक क्या है? 2 + √2, फिर प्लस √3 का जो गुणा है इसका गुणा जो है इसका भी इस पूरे से कराना है, यानी कि 2 + √2 से क्या किया हमने? इस 3 का गुणा पूरे से, पूरे व्यंजक से किया, फिर प्लस √3 का गुणा भी इस पूरे से किया। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा इन दोनों से होगा, 3 का गुणा 2 से भी होगा और 3 का गुणा √2 से भी होगा। तो ये हो गया 2 × √3, ठीक है, प्लस 3 का गुणा √2 से भी होगा, तो 3 × √2, यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान, फिर प्लस √3 का गुणा 2 से होगा। तो देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो हमेशा गुणे में परिमेय आगे आता है और अपरिमेय पीछे आता है। तो 2 को आगे ले लेंगे हम और √3 को पीछे ले लेंगे, प्लस √3 × √2, यानी √3 का गुणा 2 से भी होगा और √2 से भी होगा। ठीक है, अब इनको सरल करते, देखो 3 दूनी 6, प्लस ये क्या हो गया? 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस, अब देखो यहाँ √3 × √2 है, तो इसका हमें क्या करना है? ध्यान से समझना। जब भी √3 × √2 आता है, यानी कि कोई भी रूट वाली संख्या का गुणा हम रूट वाली संख्या से करते हैं, इस केस में हमें क्या करना है? दोनों में से रूट हटाना है और एक बड़ा रूट लगाना है, और ये जो दोनों नंबर है वो रूट के अंदर डाल दे रहे हैं गुणे में। ऐसा कब करना है? जब दोनों गुणे में हो। अब दोनों का गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो गया? 6, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? √6 आएगा। ठीक है, ऐसा कब करना है? जब दोनों अपरिमेय संख्या गुणे में हो तब करना है। तो ये हो गया √6 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है?
3+√3 इंटू 3 माइनस √3। तो अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखो a+b इंटू a माइनस बी, यानी पहले नंबर में से हम दूसरा नंबर जोड़ रहे हैं और पहले नंबर से हम दूसरे नंबर को घटा रहे हैं। यही यहाँ पर हो रहा है। देखो पहले नंबर और दूसरा नंबर जुड़ रहा है, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटा रहे हैं। यानी अगर ये हमारा a है और ये b है तो दोनों की जोड़ हो रही है, फिर वापस ये a होगा और ये b होगा तो दोनों का क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। तो जब यहाँ पर a+b इंटू a माइनस बी दिया हुआ है तो यहाँ हम कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस b², है ना। a+b इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो a की जगह हम कोष्टक का स्क्वायर माइनस कोष्टक का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर a की जगह यहाँ जो भी संख्या है वो लिखनी है, b की जगह यहाँ जो भी संख्या है वो लिखनी है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं। ये a+b इंटू a माइनस बी है। अब a क्या है, a हमने 3 माना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और b हमने √3 माना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है। अब 3 का वर्ग, 3 की घात 2 का मतलब 3 का 3 से गुणा, तो 3 त्रिया कितना हो गया, 9 माइनस। अब √3 का वर्ग, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी √3 का वर्ग इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा √3 का गुणा √3 से। ठीक है। तो जब भी आपको किसी अपरिमेय संख्या का उसी अपरिमेय संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, केवल 3 आ जाता है। क्यों आता है इसको समझो। रूट का मतलब होता है 3 के ऊपर घात 1/2, ठीक है, इंटू इसका भी रूट का मतलब क्या हो गया, 3 के ऊपर घात 1/2, है ना। अब हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 3 आ गया और घातें जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 3 की घात कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। यानी √3 का गुणा जब √3 से करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार √2 का गुणा √2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। √5 का गुणा √5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर √3 का वर्ग यानी √3 का √3 से गुणा कितना आ जाएगा, 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो तीसरी सर्वसमीका, √5 प्लस √2 का वर्ग। क्या है तीसरा, √5 प्लस √2 का वर्ग। तो यहां हमें क्या करना है, a+b का वर्ग, यानी ये वाली सर्वसमीका लगानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें a+b की घात 2 दी हुई है। तो ये अगर हमारा a है और ये हमारा अगर b है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है a का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का वर्ग, है ना। तो यहाँ a आएगा, देखो फॉर्मूला देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ 2 इंटू ab, यानी एक में a है दूसरे में b है और तीसरे में वापस b है ना। तो यहाँ हम इनके मान लगाएंगे। तो a हमने क्या माना है, √5, b हमने क्या माना है, √2, और यहाँ a और b आएगा। तो यहाँ आ गया √5 और यहाँ आ गया √2। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो √5 का गुणा √5 से, अभी मैंने बताया √5 का वर्ग कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये हो गया 2। अब क्योंकि ये गुणे में है ना, तो 5 का 2 से गुणा करो कितना हो गया, 10। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो √10 प्लस √2 का वर्ग, जल्दी से बताओ क्या होगा, √2 का गुणा √2 से करोगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, 2 आएगा। ठीक है, और ये हमारा, अब देखो यहाँ 5 और 2 ये जुड़ रहे हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। भाई जो जुड़ता है उसको हमें जोड़ना है ना। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और ये नहीं जुड़ेगा तो 2 प्लस 2 इंटू √10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो फोर्थ सर्वसमीका है वो क्या है, वो है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला लग रहा है ना। ठीक है, तो इसकी सर्वसमीका क्या होती है, a² माइनस b², है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें a² माइनस b² लिखना है, यानी कि कोष्टक का स्क्वायर माइनस कोष्टक का स्क्वायर। अब a हमने क्या माना, √5, और b हमने क्या माना, √2।
रूट 5 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। रूट 2 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है ना। 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न करना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ इनकी सर्वसमीकाएं लगा सकते हो। भाई ये हमने क्यों लिखा? तो यहाँ पर सर्वसमीका आती है कि भाई a प्लस बी का जो वर्ग होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस कारण से ये हमारा ये आया है ना। कहीं भी पेपर यहाँ जो जैसे आपने यहाँ सॉल्व कर दिया तो साइड में हम लिख सकते हैं कि भाई इस कारण से ये उत्तर हमारा आया है। तो यहाँ भी हमने क्या किया? तो यहाँ पर हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस वजह से ये हमने आंसर निकाला। तो ये कारण भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी परिधि को हमने क्या माना है? सी माना है, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सी अनुपात डी, सी बट्टा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखो हमें क्या दिया? हमें दिया है पाई बराबर सी बटा डी। तो जब इसको हम मापते हैं सी बटा डी यानी सी अनुपात डी निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? सी और डी में से कोई एक संख्या हमें अपरिमेय मिलती है। कैसी मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है। और हम जानते हैं इन दोनों में से अगर कोई भी एक अपरिमेय होगा तो उत्तर हमें क्या मिलना है? हमें उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलनी है, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त की क्या हो गई? परिधि। इसको हमने किससे लिखा? सी से। ये केंद्र है, ये हमारी त्रिज्या है r, और ये भी हमारी त्रिज्या है r। इन दोनों त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? व्यास d बन जाएगा, ठीक है। अब परिधि बराबर क्या होता है? परिधि को हमने किससे लिखा भाई? c से। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r, है ना। तो यहाँ पर हमें पाई को इधर रखना है और 2 गुणा r को उधर भेजना है। तो यहाँ गुणे में है ये सब, तो यहाँ इसमें किस में आएगा? बराबर के इधर भी किस में आएगा? भाग में आएगा। तो यहाँ सी पहले से है और ये दोनों भाग में यानी कि बट्टे में आएंगे 2r बराबर, यहाँ क्या बच गया? पाई। 2r का मतलब क्या हो गया? r और r जुड़कर क्या बन गया? वृत्त का व्यास बन गया। तो यहाँ पर 2r की जगह मैं d लिख सकता हूँ। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया पाई बराबर c बटा d, ठीक है। ये रफ कार्य ये आपको नहीं करना है। तो पाई बराबर c बटा d कैसा है आपको पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसकी सटीक कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो हम जानते हैं इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। और स्केल से जब हम कोई भी मापते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी रेखा को मापते हैं ना, तो वहां पर हम कौन सा मान लगाते हैं? निकटतम मान लगाते हैं। कौन सा मान लगाते हैं? निकटतम मान लगाते हैं। वो उसका रियल मान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अंतर्विरोध आपको नहीं रखना है, क्योंकि एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी मिलती है और अपरिमेय संख्या भी मिलती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? पाई का मान 22/7 लेते हैं, जो कि ये कैसा मान है? निकटतम मान है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई जो है इसका ये 22/7 मान जो है वो निकटतम मान है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, उत्तर जल्दी से जल्दी लाने हैं, इसलिए हम पाई का मान 22/7 रखते हैं। जबकि पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है इसका कैसा मान है? सन्निकट मान है। ये आपका सारा काम रफ कॉपी का है, आपको केवल ये 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न 3 का आंसर। प्रश्न 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है, और संख्या रेखा कितनी लंबी बनानी है? 9.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनानी है ना। यानी लगभग 12-13 सेंटीमीटर तक आपको जो है एक संख्या रेखा खींचनी है जो 9.3 से बड़ी हो, ठीक है। तो चलो हम पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमारी हो गई संख्या रेखा, मैंने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर तक खींची।
ठीक है, यानी 9 10 से ज़्यादा खींचनी है आपको, 14 कर देते हैं। चलो अब क्या करना है, यहाँ पर अगर मेरा संख्या रेखा पर पॉइंट अगर ए लेता हूँ, क्या लेता हूँ ए, तो बिंदु ए से मुझे 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचनी है। तो ये बिंदु ए से हम क्या करेंगे, स्केल का 0 पॉइंट रखेंगे। अब 9.3 हमारा कहाँ आएगा, तो देखो ये हो गया 9, फिर 9.1, 9.2 और 9.3, तो लगभग ये हमारा क्या हो गया, 9.3 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ये कितनी लंबी हो गई ए बी, 9.3 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर लंबी और एक पॉइंट लेनी है, यानी बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु सी अंकित करेंगे। तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट पर 0 और ये हो गया 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब हमें यहाँ पर देखो एक रेखाखंड ए बी भी मिल रहा है और एक रेखाखंड ए सी भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए सी रेखाखंड है इस पर हमें एक मध्य बिंदु लाना है, और मध्य बिंदु लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस AC का समद्विभाजन करेंगे या लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है। यहाँ पर जो AC रेखाखंड है इसमें हमें क्या करना है, प्रकार को इसके आधे से ज्यादा खोलना है ना। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ए पर प्रकार रखकर ये मैंने इसको क्या कर दिया, आधे से ज्यादा खोल दिया, है ना। कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, ए और सी लेने हैं, ए और बी आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार पॉइंट ए से ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और एक बार नीचे की तरफ चाप काटेंगे पॉइंट ए से। इसी प्रकार पॉइंट सी से भी हम एक बार ऊपर चाप काटेंगे और एक बार नीचे चाप काटेंगे। अब यहाँ पर जहाँ चाप कटे हैं वहाँ पर हमें पॉइंट मिले हैं। देखो एक तो पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर जब इनको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें प्राप्त होगा, इस संख्या रेखा पर हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर डॉट डॉट लाइन भी खींच सकते हो, तो यहाँ पर हम डॉट लाइन भी बना लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें कैसे मिला, ये पॉइंट हमें यहाँ पर जब लाइन खींची तो संख्या रेखा पर हमें ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे क्या काम आएगा, तो अगर इस पॉइंट O से C तक मैं प्रकार को खोलता हूँ या फिर A से C तक मैं प्रकार को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक अर्धवृत्त मिलेगा। अब ये अर्धवृत्त कहाँ से बनाना है, तो केंद्र बिंदु O से बनाना है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रकार को केंद्र बिंदु O से C तक खोल दिया। अब क्या करना है, इस नोक को बिंदु O पर रखना है और एक आधा वृत्त बनाना है। तो चलो हम एक आधा वृत्त बना लेते हैं। ये हमने बना लिया आधा वृत्त। ठीक है, यानी एक बड़ा चाप बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट बी से 90 डिग्री की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, खींचनी है। तो इसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी है, चंदे की सहायता लेनी है। चंदे में यहाँ पर जो हमारा ये बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को बी पर रखना है और यहाँ से 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। तो चलो मैं पॉइंट को पॉइंट से मिला देता हूँ, लाइन को लाइन से मिला देता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट और लाइन दोनों मिल गई। देखो पॉइंट और लाइन दोनों मिल गई। अब हमें 0 से 90 पर जाना है। तो 90 कहाँ है हमारा, 90 यहाँ पर है। ये एक 90 डिग्री का पॉइंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 90 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे। लेकिन लाइन हमें कितनी खींचनी है, लाइन हमें इतनी ही खींचनी है कि वो आधे वृत्त पर रहे, यानी इस बड़े वाली चाप पर रहे। तो ये मैंने 90 डिग्री की लाइन कहाँ तक खींची है, केवल अर्धवृत्त को टच करे इतनी ही खींची है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु डी। ये हमारा डी बिंदु हो जाएगा। अब जो हमें यहाँ BD मिला है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी √9.3। ठीक है, ये इसकी BD की लंबाई हो जाएगी। लेकिन ये लंबाई हमें कहाँ चाहिए, ये लंबाई हमें संख्या रेखा पर चाहिए, यानी नीचे इसका पॉइंट चाहिए। तो ये नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार को BD लंबाई तक खोल देंगे।
ठीक है, क्योंकि ये जो लंबाई होगी बी डी की लंबाई ये कितनी है 9.3 है, रूट 9.3 है। अब हमें क्या करना है, बी पर प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ से एक संख्या रेखा पर चाप काटना है। ये हमने क्या कर दिया, संख्या रेखा पर एक चाप काट दिया। जैसे ही हमने चाप काटा तो यहाँ हमें एक पॉइंट और मिला, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, रूट 9.3 की यहाँ पर मैंने एक चाप बनाई है। तो यहाँ बी ई जो हमें मिला है, बी ई की जो लंबाई हमें मिलेगी वो कितनी होगी, रूट 9.3 होगी, ठीक है। ये हमने संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींची, है ना। फिर हमने क्या करा, जो ए बी है, ए बी हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने बी सी, यहाँ बी से सी कितना सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर लिया, यानी बी सी हमें कितना मिल गया, 1 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस AC का लंब अर्धक किया, AC का हमने क्या किया, AC का लंब अर्धक किया, ठीक है। तो जैसे ही हमने AC का लंब अर्धक किया तो इससे हमें पॉइंट O मिला और इस पॉइंट O की मदद से हमने क्या बनाया, आधा वृत्त बनाया। आधा वृत्त बनाया तो हमने फिर क्या करा, जो पॉइंट B है ना, पॉइंट B से हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। कहाँ से बनाया, बिंदु B से 90 डिग्री की एक रेखा खींची, ठीक है, या एक किरण खींची, ठीक है। अब यहाँ जो BD है वो हमें कितना मिल गया, रूट 9.3 मिल गया। और इसकी सहायता से हमने प्रकार को खोला और जैसे ही घुमाया तो संख्या रेखा पर हमें BEB कितना मिल गया, BEB हमें रूट 9.3 मिल गया। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित कर सकते हो। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो देखो परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण द्वारा हम भिन्न के हर को परिमेय संख्या बनाते हैं। इसके लिए हमें निम्न ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि जो भिन्न का हर होता है, देखो भिन्न जो होती है उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम बट्टे में लिखते हैं, जैसे P/Q, ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हर में अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसे, हर में कोई अपरिमेय संख्या है तो उसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिल जाती है, यानी रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो हमें उत्तर 2 मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और एक सर्वसमीका हमें याद रखनी है, a+b इंटू a-b, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, a² - b²। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, तो परिमेयकरण आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यदि हर में रूट a प्लस रूट b हो तो इसका गुणा इसके संयुग्मी से कराने पर वह परिमेय गुणनफल देता है। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा सूत्र बन गया है ना, रूट a प्लस रूट b। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, तो यहाँ रूट a प्लस रूट b है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, है ना। यानी यहाँ प्लस है तो इसका संयुग्मी में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो इसके संयुग्मी में यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। यानी चिन्ह जब हम बदल देते हैं तो वो उसका संयुग्मी बन जाता है और जैसे ही हम संयुग्मी बनाते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और ये फॉर्मूला अप्लाई होते ही हमारा जो हर में अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या में बदल जाता है। तो अगर ये दो चीज़ें आपको ध्यान में हैं तो ये हम आसानी से कर लेंगे। तो देखो कैसे करना है, जैसे पहला प्रश्न हमें दिया है 1/√7। तो हमने अभी देखा रूट 2 का गुणा रूट 2 से कराने पर कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो अगर मैं नीचे √7 का गुणा √7 से करवा दूं तो ये हमारा हर जो है वो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना, ऊपर नीचे √7 का गुणा कराना, क्योंकि गणित में हम केवल √7 का गुणा नहीं करा सकते। हम क्या कर सकते हैं,
ऊपर भी √7 का गुणा और नीचे भी √7 का गुणा करेंगे तो ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर हमारा यही मिलेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, तो देखो √7 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा √7, और जब नीचे √7 का √7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो देखो पहले अपरिमेय संख्या थी, अब ये क्या बन गई परिमेय संख्या, इसी को हम कहते हैं परिमेयीकरण, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, तो देखो दूसरे प्रश्न में क्या करना है, 1/√7 माइनस √6। तो अब इसका सयुग्मी लेना है। सयुग्मी कैसे आता है, तो यहाँ माइनस है तो जब इसमें प्लस लगा देंगे तो इसका सयुग्मी आ जाएगा। तो सयुग्मी क्या होगा, देखो इसको मैं कोष्टक में डाल देता हूँ, नीचे इसके सयुग्मी से गुणा कराना है। सयुग्मी क्या होगा √7 प्लस √6, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इसका सयुग्मी हो जाएगा। अब अगर नीचे गुणा होगा तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी ये गणित के अनुसार सही होगा, नहीं तो गणित के अनुसार ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हमने गुणा किया तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा इसी संख्या का, ठीक है। जो संख्या नीचे ली वो ऊपर भी लेनी है। अब जब इस संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हमें क्या मिल गया, ऊपर हमें मिल गया √7 प्लस √6, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी, सर्वसमीका क्या होगी a² माइनस b², तो यहाँ a² माइनस b² हो जाएगा। a हमने क्या माना √7, तो यहाँ √7 आ गया, b हमने क्या माना √6, तो यहाँ √6 आ गया। अब ऊपर तो यही रहेगा √7 प्लस √6, लेकिन नीचे क्या होगा, देखो √7 का वर्ग, √7 का वर्ग का मतलब क्या होता है, √7 का वर्ग का मतलब होता है √7 का गुणा √7 से, और जब गुणा कराएंगे तो उत्तर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस √6 का वर्ग कितना आ जाएगा 6, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, है ना। तो 1 हमें लिखना है नहीं, तो उत्तर हमारा आ गया √7 प्लस √6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगला प्रश्न क्या है, 1/√5, यहाँ 5 है, प्लस √2। तो इसका गुणा हमें किससे कराना है, इसके सयुग्मी से। तो सयुग्मी क्या बनेगा, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस ले लो, तो आगे क्या है √5 माइनस पीछे क्या है √2, तो यही गुणा √5 माइनस √2, ठीक है। अब ऊपर तो हमारा कितना है यहाँ पर 1, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी ऊपर हमारा आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a हमारा क्या है √5 और b क्या है √2, तो ये हो गया √5 माइनस √2 बट्टा √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 माइनस √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, ये हो गया √5 माइनस √2 बट्टा 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो अंतिम प्रश्न है 1/√7 माइनस 2। तो इसका गुणा किससे कराना, इसके सयुग्मी से। तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2, इसका गुणा इसका सयुग्मी। सयुग्मी क्या बनेगा, यहाँ √7 आएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और इसमें 2 आ जाएगा। अगर हम इसका नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आ जाएगा √7 प्लस 2। ऊपर यहाँ 1 है तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा, यानी कि ऊपर तो √7 प्लस 2 ही आएगा, लेकिन नीचे हमारा क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला क्या है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a हमने क्या माना, a हमने माना √7 और b हमारा कितना है 2, तो b हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ऊपर तो आ गया √7 प्लस 2, लेकिन नीचे √7 का वर्ग यानी √7 इंटू √7 कितना हो गया 7, माइनस 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब 7 में से 4 को घटा दो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा √7 प्लस 2 बट्टा नीचे कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 करना है और ये आपका अंतिम प्रश्न है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।